वेलकम टू लूप लर्निंग्स। और अगर आप मेरे चैनल के रेगुलर विजिटर हैं तो वेलकम बैक, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो वेलकम टू लूप लर्निंग्स। सब्सक्राइब करें चैनल को और बेल का आइकन हिट कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं। आज की वीडियो नंबर 16 में हम परचेज फॉर्म जो है उसके लिए कोडिंग करेंगे। अब ये परचेज फॉर्म इसमें है क्या क्या वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और इस फॉर्म के थ्रू हम तीन बल्कि डिफरेंट ऑब्जेक्टिव अचीव करने वाले हैं। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये है कि अगर हमारा ग्रोसरी स्टोर है और हम ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो हमें परचेज़ का रिकॉर्ड भी रखना है। वो हम इस फॉर्म से रख सकते हैं कि हमने क्या परचेज़ किया, कितने पैसों का परचेज़ किया, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ किया, कब परचेज़ किया, ये सब हम इस फॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। फिर हमारी जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है या स्टॉक कंट्रोल या स्टॉक मैनेजमेंट जिसे कहते हैं कि कितना स्टॉक हमारे पास है, कितना चाहिए, कितना ऑर्डर किया हुआ है, कितना अवेलेबल है सेल करने के लिए, ये सब इन्वेंट्री मैनेजमेंट कहलाता है, स्टॉक मैनेजमेंट कहलाता है। वो भी यहाँ से हम इसी फॉर्म की आउटपुट से हम अचीव करेंगे वो ऑब्जेक्टिव। तीसरा जो ऑब्जेक्टिव हम इस फॉर्म के थ्रू अचीव कर रहे हैं वो है पेमेंट का। सो अगर हमने किसी से कोई चीज़, कोई हमारे वेंडर से, सप्लायर से कोई चीज़ लेनी है तो जाहिर सी बात है उसको हमने पैसे भी पे करने हैं। तो हमने कितना पे आउट किया है एक महीने में वो भी इस फॉर्म के थ्रू हम मॉनिटर करेंगे। तो ये फॉर्म काफ़ी इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, अगर आप जाने तो इसलिए आपको मैं थोड़ा सा कहूँगा कि आप थोड़ी सी अटेंशन पे करें, थोड़ी सी ज़्यादा करीब होके देखें। मतलब ज़्यादा करीब मतलब मोबाइल करीब करके नहीं या स्क्रीन करीब करके नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा अटेंशन पे करेगा। सेकेंडली ये वीडियो एक ही वीडियो में मैं नहीं बनाऊंगा, इसकी कोडिंग एक वीडियो में नहीं शो करूंगा इस फॉर्म की। उसकी रीज़न ये है कि ये काफ़ी लंबा प्रोसेस है ये कोडिंग करना है इस फॉर्म के लिए पर्टिकुलर, क्योंकि हम तीन ऑब्जेक्टिव्स इससे अचीव कर रहे हैं। तो हम इसको दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। और पहली वीडियो में जो आज आप वीडियो देखेंगे उसमें मैं इनिशियल जो स्टेप्स हैं, यानी कि इसमें आप देख सकते हैं डिफरेंट बटन्स हैं। सेव बटन इस्तेमाल होगा जब हम पीओ इनिशिएट करेंगे। पीओ मतलब परचेज़ ऑर्डर इनिशिएट करेंगे, मतलब हम पहले प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट चूज़ करेंगे, कितनी क्वांटिटी लेनी है और उसकी प्राइस क्या है, पहले हम इसको हैंडल करेंगे। ठीक है ना, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो वो सेव बटन के ज़रिए हम अचीव करेंगे। फिर क्रिएट पीओ मतलब हम जब सेटिस्फाइड है जो क्वांटिटी हम ऑर्डर कर रहे हैं और जो प्राइस हम देख रहे हैं उस प्रोडक्ट की परचेज़ प्राइस, अगर हम उससे सेटिस्फाई हैं तो हम पीओ क्रिएट कर देंगे और हम अपना परचेज प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। फिर वो इस बटन के थ्रू अचीव होगा। फिर अगर हमने जो गुड्स रिसीव कर रही हैं, अब जब जाहिर सी बात है जब ऑर्डर किया है तो सप्लायर या वेंडर हमें वो मटेरियल भी भेजेगा, वो गुड्स भी भेजेगा, वो सामान भेजेगा, तो हम उसको रिसीव भी करेंगे। तो जब हमने रिसीव करना है तो हमने चेक करना है कितनी क्वांटिटी में रिसीव हुआ है। ये भी बात है कि रिसीव क्वांटिटी कम तो नहीं है जितनी हमने ऑर्डर की थी, ज़्यादा तो नहीं है जितनी हमने ऑर्डर की थी। अगर जो सामान रिसीव हुआ है उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो सारी चीज़ें हमने चेक करनी है। तो वो हम इस प्रोसेस को अचीव करेंगे रिसीव गुड्स बटन के थ्रू। फिर उसके बाद जब रिसीव हो जाएगा, ये सब कुछ चेक करने के बाद हम उसको करंट स्टॉक में डाल देंगे। करंट स्टॉक मतलब जो स्टॉक अवेलेबल है सेल करने के लिए कस्टमर्स को। तो सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी, ये सब चेक करके हम बोलेंगे ठीक है भाई करंट स्टॉक ये है, ये अवेलेबल टू सेल है टू द कस्टमर। तो हम वो अचीव करेंगे ऑब्जेक्टिव करंट स्टॉक से। फिर जो हमने सामान परचेज़ किया उसकी पेमेंट भी तो करनी है ना। तो कितना पे आउट किया है, कब पे आउट किया है, कैश के थ्रू किया है या क्रेडिट कार्ड के थ्रू किया है, या जो भी मोड ऑफ पेमेंट है वो सब हम इससे अचीव करेंगे पे बटन से। सो काफ़ी लंबा प्रोसेस है जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है। और आज हम सिर्फ कोडिंग करेंगे सेव बटन के पीछे, जहाँ से हम पीओ को इनिशिएट करें, एटलीस्ट ये स्टार्टिंग प्रोसेस को कवर करें, प्लस जो बाकी प्रोसेस रह जाएंगे वो हम
अगली वीडियो में कवर करेंगे। सो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो में हम ये पोर्शन पे फोकस करने वाले हैं पर्टिकुलरली, जहाँ पे मेरा माउस है। और इस पोर्शन में अगर आप देखें तो कौन कौन सी फील्ड्स हैं, कैटेगरी है, हर प्रोडक्ट की कैटेगरी है। जैसे एक अभी फ़िलहाल एक ही है पर्सनल के, लेकिन डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। और फिर हर कैटेगरी के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी होंगी, ये भी होगा। अब ये हमने फंक्शनैलिटी बिल्ट इन करनी है VBA कोड के थ्रू ही, कि जो प्रोडक्ट की कैटेगरी चूज़ हुई है उसी कैटेगरी के रिलेटेड वो प्रोडक्ट यहाँ इस कॉम्बो बॉक्स, इस लिस्ट में शो होनी चाहिए। सो ये हमने थोड़ा सा VBA कोडिंग करनी है इसमें। और VBA कोडिंग के अलावा दूसरी एक और काम करना, वो मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फिर जब ये प्रोडक्ट चूज़ कर लेंगे यहाँ से इस कैटेगरी के हिसाब से, तो जब प्रोडक्ट चूज़ हो जाएगी तो उसकी जो परचेज प्राइस है, उसका जो UOM यानी यूनिट ऑफ मेजर है, और उसकी जो स्टोरेज लोकेशन है, ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली पॉप इन हो जानी चाहिए। और ये डेटा कहाँ से आएगा? ये सारा डेटा आएगा प्रोडक्ट्स टेबल से, क्योंकि अगर आपको याद हो प्रोडक्ट्स टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर है। जब हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, अगर आपने पिछली वीडियो में नहीं देखा तो देखें, आपको पता चलेगा प्रोडक्ट्स टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि प्रोडक्ट्स की कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट कौन सी है, उसका नाम क्या है, उसकी परचेज प्राइस क्या है, उसकी सेल प्राइस क्या है, उसका UOM यूनिट ऑफ मेजर क्या है, स्टोरेज लोकेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स टेबल में पड़ी हुई है। तो हमने करना क्या है कि हम प्रोडक्ट्स टेबल से वो इन्फॉर्मेशन लेके यहाँ पे फिल इन कर देंगे ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ हमने करनी है। तो वो हमने कैसे अचीव की हुई है, करनी है, मैं आपको बताता हूँ। डिज़ाइन व्यू में जाते हैं, तो अगर मैं ये प्रोडक्ट कॉम्बो बॉक्स पे क्लिक करूँ तो इसकी प्रॉपर्टी शीट में डेटा टैब में जाएंगे। अब डेटा टैब में अगर आप जाएं तो रो सोर्स अगर आप देखें तो इधर एक क्यूरी बनाई हुई है, ठीक है ना, बैक एंड क्यूरी बनाई हुई है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने 2 टेबल चूज़ किए हुए हैं। प्रोडक्ट्स टेबल है, याद होगा जैसे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स टेबल से ही आ रही है। सो हमने प्रोडक्ट ID उठाया है, प्रोडक्ट का नेम लिया है, UOM लिया है, परचेज प्राइस लिया है, स्टोरेज लोकेशन ली है, इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हर पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्रेडिट डेज इन्फॉर्मेशन ली है। मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रेडिट डेज क्यों ली है इन्फॉर्मेशन। और क्रेडिट डेज इन्फॉर्मेशन जो है वो सप्लायर टेबल से आ रही है, क्योंकि जब हम सप्लायर के साथ कमिटमेंट करते हैं, कुछ सप्लायर्स होते हैं वो कहते हैं कि जी आप हमारे साथ कैश बेसिस पे डील करें, मतलब हम कोई क्रेडिट नहीं कर सकते। कुछ बड़े सप्लायर्स होते हैं वो, जैसे प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको हो गया, दूसरे बड़े बड़े सप्लायर, वो कहेंगे ठीक है आप हमसे सामान ले लें, लेकिन आप हमें सामान जिस डेट आपको पहुंचेगा उस डेट से लेके 10 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर अंदर हमें आप पैसे दे दें वो सामान के। तो कुछ सप्लायर्स या वेंडर्स के साथ आपकी एक क्रेडिट भी क्रिएट हो जाता है, बिजनेस एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो जो मैं कह रहा था ऑटोमेटिकली इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए, वो यहाँ से ही आएगी। तो पहला काम तो मैं ये करता हूँ, मैं एक इसका स्निपिंग टूल लेता हूँ और मैं इसका छोटा सा एक स्निप ले लेता हूँ। ये देख, ठीक है, एक स्क्रीनशॉट ले लिया, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ओके, तो जो मैं कह रहा था कि जब हम प्रोडक्ट चूज़ करें, उस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस, उस प्रोडक्ट का UOM, उस प्रोडक्ट की लोकेशन ऑटोमेटिकली पॉप इन हो जानी चाहिए। तो वो यहाँ से आएगी, ये जो मैं अभी आपको क्यूरी दिखा रहा था। तो चले इसको नंबरिंग देते हैं 0 1 2 3, क्योंकि ये कोडिंग में इस्तेमाल होगी, 4 5 और 6। तो 7 कॉलम्स हैं और ये मैंने नंबरिंग दी है। इसके मकसद मैं आपको बताता हूँ क्यों। तो चले सबसे पहले जो काम हमने करना है अभी इस वक्त फ़िलहाल, जो अगर हम देखेंगे, अगर आप प्रोडक्ट कैटेगरी चूज़ करेंगे तो ये लिस्ट प्रोडक्ट्स की ऑटोमेटिकली अपडेट नहीं होगी, क्योंकि हमने VBA कोड किया ही नहीं है। तो उसके लिए VBA कोड करना पड़ेगा। तो VBA कोड करने के लिए हम जाएंगे कैटेगरी ID, इसके इवेंट टैब में जाएंगे और आफ्टर अपडेट, यानी कि अपडेट करने के बाद वो लिस्ट प्रोडक्ट की अपडेट होनी चाहिए। तो डॉट 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 पे क्लिक करेंगे, कोड बिल्डर पे जाएंगे। अब मैंने कॉपी नहीं किया, बाद में कर लेते हैं। सो इधर हमने कोड लगाना है, वो कोड ये है me.product
ID डॉट रिक्यूरी। ठीक है, बेसिकली ये एक छोटा सा लाइन ऑफ कोड है। इससे क्या होगा कि हमारी जो ही प्रोडक्ट कैटेगरी में से कैटेगरी चेंज करेंगे तो उस कैटेगरी के हिसाब से ये प्रोडक्ट लिस्ट ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी, ताकि अगर पर्सनल केयर आइटम है तो पर्सनल केयर आइटम ही शो होंगी इस प्रोडक्ट आईडी में। अगर आप चूज़ करते हैं होम केयर आइटम्स तो आपको होम केयर आइटम्स ही शो होंगे। अगर आप लॉन्ड्री चूज़ करते हैं तो आपको लॉन्ड्री, फूड चूज़ करते हैं तो फूड ही शो होगा इस लिस्ट में। तो ये VBA कोड जो हमने लगाया है ये इसीलिए लगाया है कि जो प्रोडक्ट ID कम्बो बॉक्स है ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए इस कैटेगरी के हिसाब से। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी, अगर नहीं आ रही थोड़ा सा रिवाइंड करें, दोबारा देखिए, आपको समझ आ जाएगी, उम्मीद है। चलिए जी, अब हम आते हैं इस प्रोडक्ट ID टेबल की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं एक काम करना चाहता हूँ कि मैं एरर हैंडलिंग का जो कोड है बहुत इंपॉर्टेंट है वो लेना चाहता हूँ। सो मैं सिर्फ कॉपी कर लूँगा, ठीक है, और हम इसको जाके यूज़ कर सकते हैं। इवेंट टैब में आते हैं और आफ्टर अपडेट इवेंट ही हमने लगाना है, क्योंकि जो ही सेलेक्ट किया है इस लिस्ट में से किसी भी प्रोडक्ट को, तब उसके सेलेक्ट होते ही परचेज प्राइस, UOM, स्टोरेज लोकेशन आ जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। ठीक है, ये हमने करना है। तो आफ्टर अपडेट इवेंट डॉट 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 कोड बिल्डर, ठीक है ना, यहाँ पे एरर हैंडलिंग का लगाया, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम कोड लगाएंगे। अब सबसे पहले क्या इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, परचेज प्राइस, मी डॉट परचेज प्राइस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू। अब ये जो परचेज प्राइस है वो कहाँ से आएगी? वेल, इस कॉम्बो बॉक्स में वो है, अवेलेबल है, लेकिन वो छुपी हुई है। और वो किस कॉलम में है? वो कॉलम नंबर 3 में है। परचेज प्राइस नज़र आ रहा है ना आपको, ये वाला कॉलम। सो परचेज प्राइस कॉलम नंबर 3 में बैठी हुई है। तो हम इसका रेफरेंस देंगे, मी डॉट प्रोडक्ट ID डॉट कॉलम, कौन सा कॉलम? 3, कॉलम नंबर 3। सो बेसिकली ये कोड से हम क्या बता रहे हैं एक्सेस को कि भाई साहब ये जो कम्बो बॉक्स है प्रोडक्ट ID, इसके कॉलम नंबर 3 में जो भी वैल्यू पड़ी है वो यहाँ पे आप कॉपी कर दें। हम ये बता रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को, ठीक है। उसके बाद चले हम UOM का करते हैं, मी डॉट UOM डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट ID डॉट कॉलम। सो UOM कहाँ पे पड़ा हुआ है? UOM कॉलम नंबर 2 में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन कॉलम नंबर 2 में पड़ी हुई है। सो ये हमने कॉपी कर ली। फिर अब हम ले लेते हैं स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। अब हम इसका डेटा लेंगे, मी डॉट स्टोरेज लोकेशन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट प्रोडक्ट ID डॉट कॉलम। अब स्टोरेज लोकेशन किस कॉलम नंबर में है? कॉलम नंबर 4 में है, कॉलम नंबर 4 में है। सो ये इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे इसका रेफरेंस दे देना है। तो ऐसे जो कम्बो बॉक्स है उससे जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में कॉपी हो जाएगी। किस फील्ड में? इन फील्ड्स में, ठीक है, कॉपी हो जाएगी। जो ही यूज़र ने चूज़ किया कम्बो बॉक्स से कोई भी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, उसका UOM, उसकी स्टोरेज लोकेशन ऑटोमेटिकली पॉप इन हो जाएंगे। और ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है? ये प्रोडक्ट्स टेबल से ही आ रही है। अगर आप प्रोडक्ट्स टेबल देखें तो देखेंगे प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट ID, कैटेगरी, UOM, परचेज प्राइस, स्टोरेज लोकेशन, सब प्रोडक्ट टेबल में ही ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है, ठीक है। सो ये फ़ायदा है रिलेशनल डेटाबेस का कि आपको उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। चले, अब हमने ये तो कर लिया। अब हम सेव बटन के पीछे कोड लगाते हैं। और सेव बटन के पीछे कोड लगाने से पहले मैं कुछ लॉजिक्स एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। लॉजिक्स ये है कि अगर पहली लॉजिक तो है, अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं सेलेक्ट हुई यहाँ पे तो आप एरर दे दो कि भाई कोई ना कोई रिकॉर्ड आप पहले चूज़ करो, उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है आपने। दूसरी कंडीशन हम लगाएंगे, क्योंकि हम सेव बटन से 2 एक्शन ले रहे हैं, 2 एक्शन परफॉर्म करवाएंगे। एक तो जब हमने PO इनिशिएट करना है तब हम सेव बटन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा
जो एक्शन है वो सेव बटन से हम ये लेना चाहते हैं कि अगर हम कोई अपडेट करते हैं, जैसे कि क्वांटिटी अपडेट हो जाती है या प्रोडक्ट चेंज हो जाती है पीओ की, तो तब हम वो अपडेट कर सकें इस सेव बटन के साथ ही। सो ये दो कंडीशंस लगानी है। लेकिन अपडेट तभी हो पाएगा अगर इन्वेंट्री स्टेटस बेसिकली इसका होगा, इन्वेंट्री स्टेटस अगर पीओ इनिशिएटेड होगा फिर ही ये अपडेट कर सकता है। अगर इन्वेंट्री स्टेटस हुआ पीओ क्रिएटेड, अगर इन्वेंट्री स्टेटस हुआ पार्शियल जीआरएन, और जीआरएन बाय द वे गुड्स रिसीव नोटिफिकेशन होता है, अगर इन्वेंट्री स्टेटस हुआ करंट स्टॉक, अगर इन्वेंट्री स्टेटस हुआ पार्शियली पेड, फुली पेड, तो फिर ये कोई अपडेट नहीं कर सकता। तो ये लॉजिक हमने पहले लगानी है। पहले हम ये लॉजिक्स लगाएंगे, उसके बाद हम ये लॉजिक लगाएंगे कि ये खाली तो नहीं है फील्ड्स। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे, अगर नहीं भी आई तो रिवाइंड कर लें और दोबारा आप सुन लें। तो चलते हैं इवेंट टैब में, कोड बिल्डर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एरर हैंडलिंग का, ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे अब हम कोड लगाते हैं। तो इफ़ इज़ नल मी डॉट, इफ़ इज़ नल me dot product id dot value is equal to true, then toCMD dot beep message box, please choose purchase record to proceed further, comma will be critical, comma information, ठीक है। else if me dot inventory status dot value is equal to PO created, or me dot inventory status dot value is equal to partial GRN, ये मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ये क्या है। और मी डॉट इन्वेंट्री स्टेटस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू GRN, और मी डॉट इन्वेंट्री स्टेटस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू करंट स्टॉक, और मी डॉट इन्वेंट्री स्टेटस डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू partially paid, और me dot inventory status dot value is equal to fully paid। then अगर इनमें से कोई भी स्टेटस है तो बिल्कुल अपडेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। do cmd dot beep message box, this action cannot be performed, simple, VB critical information, else if me dot inventory status dot value is equal to PO initiated, then toCMD dot save, toCMD dot beep message box, the updates to the purchase record has been made successfully, ठीक है। VB information ओके। सो हुआ क्या है बेसिकली, आप शायद कंफ्यूज हो गए होंगे। अपडेट सिर्फ होगा अगर पीओ इनिशिएटेड स्टेटस है, तो अगर ये इन्वर्टेड स्टेटस पीओ इनिशिएटेड है तो फिर ही अपडेट हो सकता है। अगर स्टेटस है कि पीओ क्रिएटेड है, पीओ इनिशिएटेड के अलावा कोई भी स्टेटस है
तो ये अपडेट नहीं हो सकती। सिंपल एज दैट। ये लॉजिक लगानी पड़ती है ताकि आपका जो सिस्टम है उसके थ्रू जंक डाटा ना क्रिएट हो सके, तो इसलिए ये सारी लॉजिक्स लगानी पड़ती हैं। उम्मीद करता हूँ आपने कुछ को समझ आ गई। अगर नहीं भी समझ आई तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में पूछें, मैं आपको बताऊँगा हैप्पीली। ठीक है, चले अब हमने ये कंडीशंस चेक कर ली हैं। अब हम ये लॉजिक्स चेक करते हैं कि कैटेगरी आईडी खाली नहीं होना चाहिए, प्रोडक्ट आईडी खाली नहीं होना चाहिए, परचेज प्राइस खाली या ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, क्वांटिटी खाली नहीं होनी चाहिए, यूओएम खाली नहीं होनी चाहिए, टोटल प्राइस खाली नहीं होनी चाहिए। अगर ये चीज़ें, ये फील्ड्स खाली हैं तो फिर भी आप एम्प्टी हैं तो फिर भी आप एरर दो। तो ये लॉजिक्स लगाते हैं। ठीक है, एल्स इफ इज़ नल मी डॉट category id dot value is equal to true, then अगर ये खाली है तो फिर do cmd dot save, ठीक है, not save, do cmd dot beep message box, please choose the category id from the drop down list, okay, comma VB critical, comma information, और me dot category id dot set focus। मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा टाइम सेव करने के लिए। तो अब हम चेक करते हैं प्रोडक्ट आईडी तो नहीं खाली, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं। me dot product id, please choose the product from drop down list, ठीक है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। और फिर हम चेक करते हैं परचेज प्राइस खाली तो नहीं, अगर खाली है तो ज़ीरो तो नहीं, इन दोनों को चेक करते हैं कंडीशंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अब ऐसा तो नहीं ना हो सकता परचेज प्राइस खाली हो या ज़ीरो हो। और मी डॉट परचेज प्राइस डॉट वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, प्लीज़ दी हम इसमें लगा देते हैं लॉजिक और मैसेज, दी परचेज प्राइस इज़ ईदर मिसिंग और it is ज़ीरो and therefore this action cannot be performed। ये लॉजिक्स बहुत ज़रूरी है, ये नॉन एडिटेबल है तो हम इस पर सेट फोकस नहीं करेंगे। सेम हम यूज़ करते हैं क्वांटिटी, तो अगर क्वांटिटी मिसिंग है तो फिर भी आप एरर दे दो, ठीक है। इफ़ इज़ नल मी डॉट qty, अगर ज़ीरो है या एम्प्टी है तो फिर भी दी क्वांटिटी इज़ ईदर मिसिंग अ ज़ीरो एंड देयरफॉर दिस एक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, प्लीज़ पे अटेंशन टू दिस। me dot qty dot set focus, उसके बाद टोटल प्राइस UOM रहने देते, टोटल प्राइस ले लेते हैं। अगर टोटल प्राइस भी मिसिंग है तो भी आप एरर दे दो। me डॉट टोटल प्राइस इज़ नल और इट इज़ ज़ीरो, देन यू से टोटल प्राइस is missing or it is zero and therefore this action cannot be performed। storage location optional है तो इसलिए हम logic नहीं लगाएंगे। तो क्योंकि मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो आप वो देख लें, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। सो अगर स्टोरेज लोकेशन ऑप्शनल है तो उसके लिए कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली हमने ये सारी कंडीशंस लॉजिक्स जो लगानी थी वो लगा ली हैं। इसके बाद अगर ये सारी फॉल्स हैं तो फिर क्या होना चाहिए, फिर जनाब PO इनिशिएट हो जाना चाहिए। एल्स फिर क्रिएटेड ऑन इन्वेंटरी स्टेटस स्टेट, ये सारे अपडेट हो जाने चाहिए, ठीक है। मी डॉट क्रिएटेड ऑन डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नाउ
me dot inventory status dot value is equal to PO initiated me dot status state dot value is equal to now to cmd dot save to cmd dot beep message box. The PO has been initiated and hence you can proceed further. VB information and div. तो डिबग कर लिया, सेव कर लिया। ये था जी हमारा सेव बटन के पीछे हमने क्या क्या किया, मैं थोड़ा सा रिकैप कर लेता हूँ। हमने कैटेगरी आईडी के रिलेटेड रिकॉर्ड पुल अप किया है प्रोडक्ट कम्बो बॉक्स में, और फिर प्रोडक्ट कम्बो बॉक्स में जो भी रिकॉर्ड चूज़ होगा उसके रिलेटेड प्राइस, उसके रिलेटेड UOM, उसके रिलेटेड स्टोरेज लोकेशन को ऑटो पॉपुलेट किया है। फिर हमने ये कैटेगरी, प्रोडक्ट आईडी, परचेज़ प्राइस, क्वांटिटी, टोटल प्राइस, इन कंडीशंस को चेक किया है। अगर ये खाली है इनमें से कोई भी तो एरर दे देगा सिस्टम, अगर खाली नहीं है तो स्ट्रेट वे जाके सेव कर देगा और PO को इनिशिएट कर देगा। तो ये था आज का लेसन, और ट्रस्ट मी मैं इसको 2 वीडियो में इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो मेरा नहीं ख्याल लंबी वीडियो लोग देखते हैं मेरे स्टैटिस्टिक के हिसाब से। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो थैंक यू वेरी मच, आप रियल में इंटरेस्ट लेते हो तो थैंक यू। बहुत शुक्रिया आपने ये वीडियो देखी। अगली वीडियो में हम जो बाकी के स्टेप्स हैं इस फॉर्म में वो क्लियर करेंगे, और मैं उम्मीद करूँगा आप उसमें भी कुछ सीखेंगे। अगर आपने इस वीडियो में कुछ सीखा है, नहीं भी सीखा तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय का इजहार करें। बहुत शुक्रिया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी किया तो अभी भी टाइम है, कर लो, और बेल का आइकन भी हिट कर दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बाय बाय।